डीपी मेरी 1 करोड़ की थी और अवेल्ड भी 1 करोड़ था, तो अगर 10 लाख की मेरी टर्म लोन में इरेगुलरिटी थी तो मैं सीसी को डेबिट करके इस इरेगुलरिटी को क्लियर नहीं कर सकता बेस्ड अपॉन द प्ली कि मैनेजर ये कहता रहे कि साहब सीसी में तो इरेगुलरिटी सिर्फ 10 दिन की है ना। यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट मेक वन अकाउंट इरेगुलर एंड द अदर अकाउंट रेगुलर। पर अगर सीसी अकाउंट में मैंने अवेल ही 90 लाख किया हुआ था, डीपी मेरे पास 1 करोड़ की थी, सैंक्शन लिमिट मेरी 1 करोड़ की थी, then I can definitely transfer 10 lakh to this without any fear. I have absolutely no issue so far as that part is concerned, and nobody can challenge you on that. Another point, because the prudential norms say very clearly that the irregularity cannot be cleared under any circumstance, और ये नहीं कर सकता कि पूरे साल कोई बिल्स की फैसिलिटी नहीं थी पार्टी की और उसका सीसी अकाउंट या टर्म लोन अकाउंट इरेगुलर हुआ, उसको बोला तेरे को बिल्स की फैसिलिटी दे देता हूं, और बिल्स डिस्काउंट किए और इरेगुलरिटी क्लियर कर दी। प्रूडेंशियल नॉर्म्स वेरी क्लियरली से दैट द इरेगुलरिटी कैन नॉट बी क्लियर्ड आउट ऑफ द एडिशनल लिमिट्स टू बी ग्रांटेड बाय द बैंक। इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो मेरा तो एमओसी पहले दिन बन सकता, मुझे चिंता नहीं है इफ यू रियली आस्क मी। सो आई मस्ट लुक एट दैट। जितनी आपकी इंटर अकाउंट ट्रांसफर्स हैं ब्रांच के अंदर, उसकी रिपोर्ट निकलती है, निकलवा लीजिए मार्च के लास्ट के 15 दिन की रिपोर्ट्स, और जहां पे इंटर अकाउंट ट्रांसफर हुई हैं उसमें देख लीजिए किसी अकाउंट की इरेगुलरिटी दूर तो नहीं हुई। अगर उसकी इरेगुलरिटी दूर हुई और पार्टी की आपस में वैसे जेन्युइनली ट्रांजैक्शन चलती थी पूरे साल, ठीक है, पर अगर यही एक सोल ट्रांजैक्शन है, एक ही ट्रांजैक्शन हुई पार्टी के साथ पूरे साल में, और अगले साल में अप्रैल आते ही उसको दोबारा डेबिट कर दिया पार्टी को और उसको क्रेडिट कर दिया जिसके अमाउंट से आया था पैसा, अकाउंट इज एनपीए टू बिगिन एंड टू एंड विद। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ब्रांच ऑडिट मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें जानना यह है कि हमने करना क्या है। आपने बच्चे को भेज दिया, बताया नहीं कैश क्रेडिट क्या, वो बेचारा जाके परेशान होता रहता, कैश भी है क्रेडिट भी है, मैं फंस कहाँ गया यार, ये कौन सा अकाउंट आ गया आज मेरे पैर जम में। द चाइल्ड इज अनेबल टू फैथम द आइडिया कि ये है क्या। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफ यू आस्क मी, वी प्रिंसिपल्स आई एम टॉकिंग ऑफ। बच्चा वही करेगा जो मैं उसको कह के भेजूंगा। Another point friends that one will like to say is कि जो उसने स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस आपको दिया, मैं आपको थ्योरी में नहीं लेके जाऊंगा, आई विल ओनली बी कवरिंग द प्रैक्टिकल पोर्शन जो हम करते आए हैं आज तक, एंड वी हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट विदाउट एनी compromises, much of the compromises. There is always a thin line, nil और प्रॉब्ली एक लक्ष्मण रेखा। हर एक आदमी को अपनी एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि इसके बियॉन्ड नहीं होगा, कुछ भी हो जाए कम्फर्ट में। Another point is that when the statement is given to you, उसमें 2-3 चीजें जरा देखिए नजर उठा के। एक, उसमें अगर आपको मिले स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस में एलसी डिवॉल्व्ड अकाउंट, पार्टी के नाम से नहीं, एलसी डिवॉल्व्ड अकाउंट के नाम से कंट्रोल अकाउंट खोला हुआ उसने, या गारंटी इन्वोक्ड एंड पेड कंट्रोल अकाउंट, और उसमें आउटस्टैंडिंग दिखा रहा हो एक्स अमाउंट की, तो उससे ये पूछिए इसकी डिटेल दे दो, ये किस किस पार्टीज की एलसी डिवॉल्व्ड है, किस किस पार्टीज की गारंटी इन्वोक्ड एंड पेड है। क्योंकि उसकी स्मार्टनेस ये है कि उसने बजाय पार्टी के सीसी को डेबिट करने के, उसने व्हाट ही हैज डन इज दैट ही हैज डेबिटेड द एलसी कंट्रोल अकाउंट, एलसी डिवॉल्व्ड कंट्रोल अकाउंट। आपका सीसी अकाउंट सपोज कीजिए इरेगुलर था फ्रॉम 1 दिसंबर बाई 1 करोड़, 5 जनवरी तक भी 1 करोड़ से ओवरड्रॉन था। आपकी एक एलसी डिवॉल्व हुई 1 जनवरी को, अगर 1 जनवरी को एलसी डिवॉल्व हुई और मैं उस दिन उसको डेबिट कर देता तो क्या असर होता कि मेरा पहले भी अकाउंट ओवरड्रॉन था और अब भी ओवरड्रॉन है, और फिर मार्च तक भी ओवरड्रॉन रहता तो 90 दिन पूरे हो जाते। अब एलसी कंट्रोल अकाउंट में डेबिट करके उसने क्या किया, वो कहते जी एलसी कंट्रोल अकाउंट में तो अभी 90 दिन इसके पूरे नहीं हुए, चाहे इस पार्टी के ही है,
ना, I will have to debit it, I will have to plot it as a debit to the party's account, cash credit account, and then see whether this irregularity of 90 days persists thereafter or not. अगर वो persist करती है then the account is NPA, अगर नहीं persist करती तो NPA नहीं है, सिंपल सी बात है. But what is important for you is to really make sure that under all circumstances you are able to get it plotted against the CC account outstanding of the party. अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ then I am committing a harakiri. That's the point I will like to explain to you. Another point that one will like to say, the similar process you have to do for the guarantees invoked and paid. Similar. Another point that you need to understand very clearly is that there could be situations, bills discounted and purchased मिलेंगे आपको, you will get it. अगर bill discounted and purchased है, अगर वो यूजेंस बिल है, तो यूजेंस बिल के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है कि पार्टी ने मेरे से बिल डिस्काउंट करवाया, मुझे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल दिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आगे दे दिए अपने कॉरेस्पोंडेंट बैंक को, और उससे कहा कि अगर पार्टी आके सिर्फ हुंडी साइन करके चली जाती है कि आई विल पे आफ्टर 90 डेज 30 डेज 15 डेज वट एवर इज द हुंडियाना पीरियड फॉर दैट यूजेंस पीरियड, तो आप उसको माल के कागज दे देना, GR RR जो भी देना हो दे दीजिएगा, टाइटल ऑफ गुड्स. पार्टी जाके माल छुड़वा लेगी, उसको बेच लेगी, 90 दिन बाद 180 दिन बाद साल बाद जब जितना मेरा हुंडियाना पीरियड है उस पीरियड पे आके मुझे वो पेमेंट कर देती है तो ठीक है, नहीं तो 90 दिन से ज्यादा अगर ओवरड्यू हो जाता उसमें देन द अकाउंट विल बिकम नॉन परफॉर्मिंग. इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे पास नहीं है. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आई हैव ऑलरेडी पार्टेड विद द पार्टी. सो मेरे लिए सिंपल ट्रांजैक्शन हो गई है कि भाई अगर पैसा आ जाएगा ड्यू डेट के ऊपर 90 दिन से पहले तो परफॉर्मिंग है, नहीं तो नॉन परफॉर्मिंग है. और दूसरी इसमें चीज देखनी है कि अगर इसके अलावा मेरे पास सिक्योरिटी कोई नहीं है तो देन इट हैज टू बी अनसिक्योर्ड. अगर कोलैटरल सिक्योरिटी है तो सिक्योर्ड है, कोलैटरल नहीं है तो अनसिक्योर्ड है. बट द इशू इज जो साइड बिल है, साइड बिल में तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके पास है? बैंक के पास है. मैंने किसी कलेक्टिंग बैंक को, कॉरेस्पोंडेंट बैंक को दे भी दिया कि भाई पार्टी आएगी, पेमेंट करेगी तो उसको ये GR RR दे देना, जाके वो माल छुड़वा ले. और अगर पेमेंट नहीं करती है तो GR RR मेरे पास, मेरे कंट्रोल में, बैंक के कंट्रोल में, देन इट इज अ सिक्योर्ड एडवांस इन एनी केस बिकॉज द गुड्स आर विद मी. नाउ इफ दी थिंग्स हैपन कि आपने माल भेजा नागपुर से दिल्ली तो कितने दिन में पहुंचेगा? हफ्ते में पहुंच जाएगा, 10 दिन में पहुंच जाएगा, 15 दिन में पहुंच जाएगा. अगर महीना भर, 1.5 महीने से वो बिल आउटस्टैंडिंग खड़ा, साइड बिल लिखा होता डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आपके कॉर्नर में, अगर ये बिल महीना भर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गया आउटस्टैंडिंग है, तो ये मान लीजिए कि ये माल पार्टी छुड़वा के लेगी और आपके पास कुछ भी नहीं है. यू मस्ट इमीडिएटली रेज ए क्वेरी कि भाई इसका ट्रांजिट पीरियड कितना है. अगर साइड बिल आपने नागपुर से बॉम्बे माल भेजा, कितने दिन में पहुंच जाना चाहिए? यू नो इट बेटर देन मी. उसके बाद अगर आप हफ्ता भर और दे दीजिए, 10 दिन और दे दीजिए, उसके बियॉन्ड अगर है देन यूर द अलार्म बेल्स मस्ट रिंग इन योर माइंड समवेयर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. और वो अलार्म बेल क्या है कि भाई माल कहीं पे है भी या नहीं है. We were in Bhilwara in 96 doing one of the audits of a branch. तो हमने यही देखा कि साइड बिल इज आउटस्टैंडिंग फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड. तो हमने उसको कहा भाई वो हम वेरीफाई करना चाहेंगे ये माल कहाँ पे पड़ा, इसकी RR GR तो तुम्हारे पास होनी चाहिए. कहेंगे जी सोने जैसी पार्टी है मेरी एकदम से. मैंने कहा मैं भी यही कह रहा हूँ, सो ही रही है, पेमेंट नहीं कर रही है आपको, और क्या कह रहा हूँ, ना अपना माल छुड़वा रही है और ना पेमेंट कर रही है, तो वाकई में सो रही है, इसमें कोई शक नहीं. मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई इसने माल खरीदा फॉर पेमेंट ऑफ डैमरेज या पार्टी को पेमेंट करके कंज्यूम करने के लिए. अगर वो 3 महीने से माल पड़ा हुआ है तेरे ट्रांसपोर्टर के पास तो डैमरेज थोड़ी ना पे कर रहा हूँ, और ट्रांसपोर्टर क्यों रखेगा उसका माल. और रेलवे साइडिंग में तो 6 घंटे बाद माल नहीं मिलता, सीधी सी बात ये है.
When we insisted upon, party came. पार्टी सेट की जी आप कैसी बात कर रहे हो, मैनेजर साहब को पता माल तुम ले ही जाते, आमने सामने, एकदम से आमने सामने, भीलवाड़ा ब्रांच। और वो कह रहा जी इनको तो पता ही है माल ले जाते, पेमेंट इनकी कर देते हैं टाइम आने पे, हम तो थोड़ा बहुत पीरियड क्रेडिट का उठा लेते हैं, बाकी क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना। द ब्यूटी इज जो बिल बनाया, जो ड्रॉ किया गया, दैट इज इन द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ द एमडी ऑफ द कंपनी। ये एक और ब्यूटी है उसकी, जो माल भेजा गया वो वाइफ ऑफ द एमडी है। तो हमने कहा यार घर में ले गए उठा के माल, पैसा भी नहीं दे रहे इनका, कुछ तो सोचो इनके बारे में भी, और हमारे मुंह पे आके ये भी बता रहे हो कि इनको पता भी है सब कुछ। Ultimately the account was classified as doubtful because to me if that is the case then it is not substandard, then it is a fraud. ब्रांच मैनेजर कहता रहेगा नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है, पार्टी भी कहेगी नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है, मेरे हिसाब से तो चोरी है कि जीआर मेरे पास, आरआर मेरे पास, पार्टी माल उठा के ले गई, पैसे मुझे देती नहीं, तो मेरे हिसाब से तो सीधी सीधी चोरी है। इट इज अ केस ऑफ फ्रॉड एंड इट हैज टू बी रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड एंड आई विल डेफिनेटली क्लासिफाई दिस अकाउंट डायरेक्टली एज डाउटफुल। अब आपकी चिंता ये होगी कि माल गया दिल्ली, तो दिल्ली में वेरीफाई कैसे करवाऊंगा, वो तो कहेगा टीएडी है तो दूंगा नहीं यहाँ जाने का, और उसका आर्गुमेंट भी आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है कि यू वांट टू ट्रेवल टू दिल्ली। तो हम तो कह देते हैं भाई ठीक है, वी विल डिप्यूट समवन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। इतने दोस्त यार तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं हर शहर में। वी डोंट वांट योर ट्रेवल, वी विल ऑथोराइज वन ऑफ द पर्सन एंड विल नॉट चार्ज यू एनीथिंग, बट दैट पर्सन हैज टू वेरीफाई द स्टॉक्स कि किस ट्रांसपोर्टर के पास पड़े, किस रेलवे साइडिंग के ऊपर पड़े, देन अंडर नो सर्कमस्टांसेस ही कैन डिनाई यू दैट बेनिफिट। सो कहीं ना कहीं पे आई थिंक यू हैव टू टेक ए टफ स्टैंड। होता क्या कि वी टेंड टू मेल्ट यार, इसके भी बच्चे हैं, अपने भी बच्चे हैं यार, अगर सीपी इधर उधर हो गया तो अपने बच्चों का क्या होगा, बाकी के बच्चों का तो ख्याल करेंगे। सो आई थॉट आई विल शेयर विद यू few of these things and now I am going to share with you what RBI has been writing about us, कि हमने कहाँ गलतियां की, क्योंकि मेरी एक थर्ड इनिंग्स भी आनी है, तो कुछ चीजें मैं उस वक्त भी करूंगा। अभी मैं जो आपसे करने वाला हूं कि आरबीआई ने एडवांसेस को लेके हमारे लिए क्या कुछ बोला हुआ कि हम कहाँ गलतियां करते हैं और हमें सुधारने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ नजला जो है वो सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स पे गिरा, आने वाले समय में ब्रांच ऑडिटर्स पे भी गिरेगा, ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। निश्चिंत तो नहीं रह सकते, इसमें तो बल्कि चिंता ही हो सकती है। एक उन्होंने कहा कि जब कभी भी आप क्लासिफिकेशन करते हो बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, वो बड़ी अजीब दास्तां है कि आपको ये पता ही नहीं होता सिक्योर्ड पोर्शन क्या और अनसिक्योर्ड पोर्शन क्या है। सीबीएस सिस्टम इज नॉट द फुल प्रूफ कि वो उतना ही सिक्योर्ड दिखाएगा या अनसिक्योर्ड दिखाएगा। सीबीएस सिस्टम में भी मैं आऊंगा जो कुछ आरबीआई ने लिखा है, एंड आई विल डेफिनेटली लाइक माय डियर कलीग टू रियली डेल्व अपॉन दैट, क्योंकि देयर आर सीरियस इश्यूज इन द सीबीएस सिस्टम which the Reserve Bank of India has brought out in the annual financial inspection reports of the various banks. I would have loved that my two banking colleagues would have been here to hear that. वो ये कहते हैं कि अगर सपोज कीजिए स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया और आपने पंच नहीं किया तो आपकी तो सिक्योरिटी जीरो होगी, एंड इट विल शो द एंटायर अमाउंट एज अनसिक्योर्ड। और अगर टोटल अमाउंट अनसिक्योर्ड हो गया तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस है कि डाउटफुल में हो गया तो पूरा प्रोविजन, और वैसे अगर सिक्योर्ड की जगह अनसिक्योर्ड हो गया परफॉर्मिंग अकाउंट में तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गोज अप इमीडिएटली। उसकी जो आपकी रेशियो है यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन मोर कैपिटल एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ। तो उनका ये कहना है ये जो क्लासिफिकेशन है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की, द ऑडिटर्स आर नॉट चेकिंग, एंड पर्टिकुलरली दे सेड जो वैल्यूएशंस हैं जिस तरीके से देखनी चाहिए ऑडिटर्स को वो नहीं चेक कर रहे। हमारा एक स्टैंडर्ड है रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट, क्योंकि ऑडिटिंग का इसलिए दिक्कत, अकाउंटिंग का होता तो मैं पता होता। रिलाइंग अपॉन द वर्क ऑफ अनदर एक्सपर्ट, वो मेरा स्टैंडर्ड कहता है
whenever you rely upon the work of someone else, you must look at his assumptions, presumptions, qualifications, experience. When you do that, only then you can rely upon his work. Otherwise you cannot rely upon his work. Banking industry में large number of cases, I can tell you, not small number of cases. लैंड एंड बिल्डिंग के वैल्यूएशन करता मैकेनिकल इंजीनियर, लैंड एंड बिल्डिंग की करता मैकेनिकल इंजीनियर, और प्लांट एंड मशीनरी की करता है सिविल इंजीनियर. अब देख लेना, ऊपर लिखा रहता कौन सा इंजीनियर. यू विल कम अक्रॉस केसेस. लॉस असेसर्स एंड सर्वेयर्स आर वैल्यूइंग, मिलेंगे आपको रिपोर्ट्स. आर्किटेक्ट्स आर वैल्यूइंग. कलकत्ता वगैरह साइड में चले जाए तो एक और प्रैक्टिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वैल्यूइंग. हम एज एन ऑडिटर जब जाते हैं इसलिए चुप हो जाते हैं, यार अपने भाइयों को प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिली, काय को रेज कर रहे हैं. अरे भाई उसकी तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए तो डेथ नेल है. आई कैन नॉट रिलाई अपॉन दैट रिपोर्ट. Simply I cannot rely upon that report. And if I cannot rely upon that report, then secured और unsecured में फर्क पड़ेगा ना. Another point that you have to be very clear about valuation is that the entire valuation system is based upon the realizability concept, not on the market value concept. क्या आप realize कितना करोगे पैसा सिक्योरिटी से? हम मार्केट वैल्यू पे चलते रहते हैं. If you go through the reports, मैं दिल्ली की तो आपको बात गारंटी से कह सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे एरिया जरूर होंगे. चांदनी चौक का एरिया है, सदर बाजार का एरिया है, नई सड़क का एरिया, कुछ और ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे एक प्रॉपर्टी में 30 टेनेंट बैठे हैं. साल का किराया 12,000 रुपये आता टोटल, और उसको लैंड एंड बिल्डिंग पे वैल्यू कर देता 50 करोड़ रुपया. अरे कहाँ से किसका 50 करोड़ रुपया यार, बता तो दो. खाली कौन करवाएगा इसको? जब खाली करवाओगे देन यू विल से कि इन 50 लोगों को मैं ये फ्लैट या ये चीजें दूंगा इसके इवज में, तब जाके होगा वो, खाली नहीं तो नहीं होगा. तो उसकी रियलाइजेबिलिटी वैल्यू कहां से आ गई? उतना घटाओगे ना. आज अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करते हो तो जो फ्लैट उसको देना है वो भी तो घटाओगे, या नहीं घटाओगे रियलाइजेबिलिटी में से? भैया आप टोटल कह दो कि मेरे को इतने की आनी है, और जो उसको फ्लैट की कॉस्ट आपने देनी है वो भी तो घटा के चलोगे ना. वो आप घटाते नहीं. दैट इज नो रियलाइजेबिलिटी वैल्यू. द प्रॉब्लम इज समवेयर और द अदर. ऐसी कई डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, दिल्ली में थी, डीडीए ने कर रखा था कि जब कभी भी आपको अलॉटमेंट किया उन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का, वो ये कहते थे कि जो इस पे जब आप इसको बेचोगे, जो लैंड का अर्न इंक्रीज है, बिल्डिंग का तो आपका मान लिया, पर जो लैंड के ऊपर अर्न इंक्रीज है उसका 50% आप सरकार को दोगे. लोग घटाते ही नहीं उसको. यहां पे भी है, लोग घटाते ही नहीं उसको 50% को. अगर आप वो 50% घटाओगे नहीं तो रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकलेगी उसकी? एंड वी कीप क्वाइट अबाउट इट. आई थिंक दिस एंटायर क्लासिफिकेशन गोज रॉन्ग द मोमेंट आई डू दैट. ऐसी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स मिलेंगी आपको, कभी नजर उठा के देखिएगा. 10 में से 1 में जरूर मिल जाएगा आपको, बाकियों में मिले या ना मिले. ये डेट ऑफ विजिट जो है वो भी नहीं लिखा हुआ, उसने डैश मार देता वहां पे. अरे गया है नहीं, वहां पे आके लिख दिया कि यहाँ पे वो लगा हुआ सर में ग्रेनाइट लगा हुआ लिख रहा, विजिट की डेट नहीं है उसके ऊपर. आई थिंक दिस इज नॉट डन एंड वी एक्सेप्ट दोज रिपोर्ट्स. मेरा अपना मानना है, आप 5 केस पकड़िए, सिर्फ 2-5 केसेस जो लार्ज है, आप 10 केस करिए, पर उनको इस तरीके से कर दीजिए कि और इसको पता लगना चाहिए ब्रांच मैनेजर को कि ऑडिटर आया है, विजिटर नहीं आया मेरी ब्रांच में आज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जूस तो आपको तभी मिलेगा जब आप ये निकालोगे, नहीं तो पानी मिलता रहेगा. अगर जूस पीना तो ये कोई ना कोई निकालना ही पड़ेगा उसमें से. आप पूछ लोगे जाके, रिटर्न दे दे, रेगुलर एडवांसेस की प्लॉट करना शुरू कर दो कि 5-10 मिनट बाद जूस आना पाना शुरू हो जाएगा. आप कह दो लेजर दे दे तो पूछता नहीं, वो कहता है ढूंढ ले इसमें से जो भी ढूंढना तुम्हें. वैल्यूएशन and then classification between secured and unsecured is becoming a real problem, I can tell you that. And this is what the Reserve Bank of India brings out. जैसे ये आपकी पूरी जो इस पे पूरी प्रोविजनिंग बदल जाती है ना. आपका एक एनपीए अकाउंट है, 5 साल से एनपीए है,
अगर 5 साल से एनपी है और आपने उसकी कह दिया मैंने प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन करवा लिया, यार अंदर जाने नहीं देता तुझको बिल्डिंग के, तेरी हर बार इंस्पेक्टर की रिपोर्ट ये कि गार्ड अंदर नहीं घुसने देते, साहब मिलते नहीं, टाइम देते नहीं, और तुम कह रहे हो वैल्यूअर को अंदर जाने दिया। और वैल्यूअर क्या करता, यहीं पे बैठ के जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसको कट कॉपी पेस्ट करके थोड़ा रेट में इधर उधर कर देता। वो लिखता 1 वेल्डिंग मशीन, 1 लेथ मशीन, 1 जनरेटर, ये भी नहीं लिखता ब्रांड कौन सा, डेट ऑफ एक्विजिशन कौन सी है उसकी। Throw these reports to the dustbin. Nobody on the earth can challenge you, I can tell you that. Another point, friends, that one can really think of, presumably, with regard to the valuation, इसके जब कभी भी आप वैल्यूएशंस देखें, उसमें ये जरूर देख लें कि भाई